नमस्कार, मैं अजय कुमार। आरोप महज आरोप होते हैं तो ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं होता है, मगर आरोपों में दम होता है तो बना बनाया भरोसा या कंपनी का मजबूत किला ढहने लगता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बहुत मजबूत आरोपों को अडानी ग्रुप ने यह कहकर खारिज करने की कोशिश की है कि यह आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, भारत पर एक सोचा समझा हमला है। अगर यह आरोप बेबुनियाद है तो अडानी ग्रुप से सवाल बनता है कि क्या वजह है कि यह रिपोर्ट आने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी गिरकर 8वें पायदान पर पहुंच गया है। क्या वजह है कि अडानी समूह के शेयरधारकों का भरोसा इतना टूट गया है कि केवल 3 कारोबारी दिनों में अडानी ग्रुप के शेयरों के कुल बाजार मूल्य में 5.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। क्या अडानी ग्रुप के पैसे का इतना बड़ा किला महज बेबुनियाद आरोपों की वजह से ढह सकता है? तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि हिंडनबर्ग के रिसर्च पर अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया है और अडानी ग्रुप के जवाब पर हिंडनबर्ग ने पलटकर क्या कुछ कहा है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट और विसल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ 106 पन्ने और तकरीबन 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका नाम दिया कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस रिपोर्ट में मजबूत दस्तावेजों और सबूतों के साथ अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन कर शेयर प्राइस बढ़ाने, धोखाधड़ी के कई आरोपों में शामिल अपने परिवार के लोगों को अडानी ग्रुप के सबसे ऊंचे पदों पर रखने, औकात से ज्यादा कर्ज लेकर कंपनी चलाने जैसे मजबूत आरोप लगाए गए हैं। इन सबको मिलाकर तकरीबन 88 सवाल पूछे गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के सवालों पर अडानी ग्रुप ने 413 पन्ने का जवाब दिया है। 413 पन्ने के इस जवाब का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट केवल एक कंपनी पर नहीं बल्कि भारत के विकास की कहानी पर एक सोचा समझा हमला है। सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिन आरोपों का जिक्र किया गया है वह आरोप अडानी ग्रुप पर पहली बार नहीं लग रहे हैं। यह सभी आरोप बड़े ठोस और मजबूत तरीके से भारत के कई मीडिया हाउस में छपते रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इन सभी आरोपों को एक जगह इकट्ठा कर पेश कर दिया है। अगर यह आरोप बेबुनियाद है तो अडानी ग्रुप से सवाल बनता है कि क्या वजह है कि यह रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के कई प्रमुख कंपनियों के स्टॉक में 20% की गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या वजह है कि अडानी ग्रुप का 20,000 का एफपीओ अपने 3112 रुपए से लेकर 3276 रुपए के निर्धारित बैंड से तकरीबन 7 से 12% डिस्काउंट पर बिक रहा है। क्या वजह है कि एलआईसी ने अपनी परंपरा तोड़कर अडानी ग्रुप के खुलासे पर पहली बार इस तरह का प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है कि किसी कंपनी में उसका कितना निवेश है। इस तरह की घटनाएं क्या केवल बेबुनियादी आरोपों की वजह से संभव है? अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगसिंदर सिंह ने तो गजब का बयान दे दिया। इन्होंने शेयरों में गिरावट की तुलना जालियांवाला बाग से कर दी। इन्होंने एक अंग्रेजी पत्रकार में बयान दिया है कि जालियांवाला बाग में सिर्फ एक अंग्रेज ने ऑर्डर दिया और भारतीयों ने भारतीयों पर गोली चला दी, इसलिए मुझे कुछ भारतीयों के बर्ताव पर आश्चर्य नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अपने खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के बचाव में अगर अडानी ग्रुप के सीएफओ इस तरह का असंवेदनशील बयान दे रहे हैं तो अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस स्तर का होगा? उससे नैतिकता और ईमानदारी की कितनी उम्मीद की जा सकती है? हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के 413 पन्ने का जवाब देते हुए लिखा है कि अडानी ग्रुप ने अपने जवाब की शुरुआत इस सनसनीखेज दावे के साथ की है कि हम मेड अप ऑफ मैनहट्टन हैं, यानी हम अमेरिकी धोखेबाज और फाइनेंसर बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ की तरह हैं, जिसे इतिहास में अब तक के सबसे बड़े पॉन्जी स्कीम का मास्टरमाइंड माना जाता है। अडानी ग्रुप ने दावा किया है कि हमने सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े कानूनों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है, मगर यह नहीं बताया है कि हमने किस कानून का उल्लंघन किया है। यह एक गंभीर आरोप है जिसे हम सिरे से नकारते हैं। अडानी ग्रुप का पूरा जवाब महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला है। वह हमारे आरोप का जवाब नहीं देना चाहते हैं बल्कि उसे राष्ट्रवादी नैरेटिव में गढ़ना चाहते हैं। उनका दावा है कि हमारी पूरी रिपोर्ट कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया, यानी बड़ी सोच समझकर भारत पर किया गया हमला है। बड़े संक्षेप में कहें तो अडानी ग्रुप अपने चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में हुए आसमान के बराबर उछाल को भारत की सफलता से जोड़कर पेश कर रहा है। हम उनके दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बहुत ही साफ तरीके से कहे तो हम यह मानते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और एक रोमांचक भविष्य के साथ एक उभरती हुई महाशक्ति है।
अडानी ग्रुप के जरिए भारत के इस शानदार भविष्य को पीछे धकेला जा रहा है। अडानी ग्रुप खुद को तिरंगे में लपेटकर बड़े व्यवस्थित तरीके से देश को लूट रहा है। हम मानते हैं कि फ्रॉड ही होता है, धोखाधड़ी ही होती है, भले ही फ्रॉड करने वाला दुनिया के सबसे धनवान लोगों में शामिल क्यों ना हो। अडानी ग्रुप के जरिए पेश किए गए 413 पेज में केवल 30 पन्ने ऐसे हैं जिसमें हमारी रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे का जिक्र किया गया है। बाकी 383 पेज ऐसे हैं जिनका हमारे मुद्दों से किसी भी तरह का तालमेल नहीं है। इन पन्नों में ऐसी बातें शामिल हैं कि अडानी ग्रुप फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए किस तरह की पहलकदमी कर रहा है, जैविक सब्जी उगाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है। हमने एक एक करके अडानी ग्रुप से खास तौर पर 88 सवाल पूछे थे। अडानी ग्रुप ने इनमें से 62 सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा हमारे कई सवालों को एक साथ जोड़कर ऐसे जवाब दिए हैं जो जनरलाइज्ड किस्म के हैं और भटकाने वाले हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में ठोस दस्तावेजों के साथ यह बताया है कि अडानी ग्रुप में स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे किया जा रहा है, किस तरह का तिकड़म लगाकर अपने शेयर की कीमत बढ़ाई जा रही है। हमारी रिपोर्ट बताती है कि भारत में सिक्योरिटी मार्केट यानी शेयर और बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी का नियम है कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का कम से कम 25% शेयर कंपनी के प्रमोटर हो या कह लीजिए मालिक के अलावा लोगों के पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनसाइडर ट्रेडिंग की संभावना बढ़ेगी, स्टॉक मैनिपुलेशन होगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर 25% से कम शेयर आम लोगों के लिए मौजूद होंगे तो डिमांड और सप्लाई का खेल खेला जाएगा। किसी तरह का तिकड़म लगाकर डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और कंपनी के शेयर की सप्लाई कम होगी। इस तरह से शेयर के दाम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अडानी ग्रुप के भीतर यही खेल खेला जा रहा है। अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के प्रमोटरों के पास 74% के आसपास की शेयर होल्डिंग है, यानी 74% शेयरों पर मालिकाना हक प्रमोटरों का है। मतलब 26% शेयर होल्डिंग जनता के बीच है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अडानी ग्रुप भी कम से कम 25% जनता के बीच रखने का नियम पालन कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने मॉरिशस में सेल कंपनी बनाई है। इन सेल कंपनियों में अडानी ग्रुप के प्रमोटर पैसा लगाते हैं, फिर से यह कंपनी अडानी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इन कंपनियों का तकरीबन 85% से लेकर 99% इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में होता है। यानी इन कंपनियों को बनाया ही इसलिए गया है कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करें। इन कंपनियों का रिश्ता गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से है, जिन पर भारत के रेगुलेटरी संस्थाओं ने फ्रॉड के कई सारे आरोप लगाए हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि विनोद अडानी ने भारत से बाहर सेल कंपनियों का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है, जो लगातार अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ लेन देन करती है। विनोद अडानी और उनके सहयोगी की केवल मॉरिशस में कम से कम 38 सेल कंपनियां हैं। इन कंपनियों के अलावा यूएई, साइप्रस, सिंगापुर, कैमन आइलैंड की कई सारी सेल कंपनियां ऐसी हैं जिनका काम भी केवल अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना है। यानी अडानी ग्रुप के प्रमोटरों के पास 74% का शेयर पहले से है। इसके ऊपर मॉरिशस में मौजूद अपने ही सेल कंपनियों से यह फिर से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। इस तरह से सेबी का बनाया 25% का नियम टूट जाता है। यानी जनता के बीच पैसा लगाने के लिए 25% से कम शेयर हैं। ऐसे में जब डिमांड सप्लाई का खेल होता है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होता है, अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत अपने आप आसमान छूने लगती है। इस तरह से अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत जितनी होनी चाहिए उससे 85% ज्यादा है। अडानी ग्रुप का जवाब ऐसा लगता है कि जैसे वह इस तरह के लेन देन की मौजूदगी से इनकार नहीं कर रही है, साथ में इसकी भी कोशिश नहीं कर रही है कि कैसे वह साबित करे कि स्वाभाविक तौर पर दिखने वाली अनियमितताएं उसकी कंपनी के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। विनोद अडानी के साथ कंपनी के रिश्ते के सवाल पर अडानी ग्रुप बड़े ही बेशर्म तरीके से तर्क रखता है कि उसकी कंपनी के लेन देन और विनोद अडानी के बीच किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है। हमने अडानी ग्रुप से यह पूछा था कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के अरबों अमेरिकी डॉलरों की फंडिंग का सोर्स क्या है, जिसे विनोद अडानी की सेल कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया जाता है। अडानी ग्रुप ने अपने बचाव में जवाब दिया कि हम उनकी फंडिंग के सोर्स के बारे में नहीं जानते हैं और न ही इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि हम उनकी फंडिंग के सोर्स के बारे में जानकारी रखें। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बात गौतम अडानी को पता नहीं है कि उनके भाई उनकी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, और न ही गौतम अडानी इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि यह जाना जाए कि क्यों उनके भाई उनकी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि यह बात महज एक फोन कॉल करके या डिनर टेबल पर पूछी जा सकती है। इसलिए अडानी ग्रुप का बचाव कॉमन सेंस के परे लगता है।
हमने अपनी रिपोर्ट में कई दस्तावेजों और सबूतों के साथ यह बताया है कि सेबी ने साल 1999 से लेकर 2005 के बीच तक अडानी समूह के 70 से ज्यादा इंडिविजुअल और एंटिटी, जिसमें अडानी समूह के प्रमोटर भी शामिल हैं, के खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन की छानबीन की है और मुकदमा भी चलाया है। आखिरकार अडानी ग्रुप के लोग मार्केट रेगुलेशन के नियमों को क्यों नहीं मानते हैं? लगातार ऐसा क्यों दिखता है कि मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप में उनके कई लोगों पर आरोप लगते हैं? इस सवाल का जवाब भी अडानी ग्रुप ने यह कहते हुए दिया है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है और ना ही वह इसकी जानकारी रखने की जरूरत समझता है। अब इस जवाब को क्या जवाब कहा जा सकता है? ऐसी जवाबों से तो यही साबित होता है कि हमारे आरोप सही हैं। अडानी ग्रुप के जरिए दिए गए जवाबों पर हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी प्रतिक्रिया का निष्कर्ष देते हुए लिखता है कि अडानी ग्रुप ने हमारे मुख्य सवालों और आरोपों का तो जवाब ही नहीं दिया है, उसे नजरअंदाज कर दिया है। बाकी जिस तरह से हमारे कुछ सवालों का जवाब दिया है, उससे हमारे आरोप और मजबूत लगने लगते हैं। हम अडानी ग्रुप के दिए गए जवाबों को विस्तार से पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अपने जवाबों को, अपनी प्रतिक्रिया को अपडेट करते जाएंगे। कुछ और जरूरी बिंदुओं को भी जान लेते हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ यह आरोप लगा है कि अडानी ग्रुप ने हैसियत से ज्यादा कर्जा लिया है, औकात से ज्यादा कर्जा लिया है, तकरीबन 2.20 लाख करोड़ के आसपास। उसका कारोबार बहुत ज्यादा कर्जा पर टिका हुआ है। शेयर प्राइस की ऊंची कीमत दिखाकर और शेयरों को गिरवी रखकर उसने सरकारी बैंक जैसे कि एसबीआई और एलआईसी जैसे संस्थानों से बहुत ज्यादा पैसा उठाया है। अगर इस पैसे पर मिलने वाला रिटर्न कम होगा तो बैंकों पर असर पड़ेगा। बैंकों पर असर पड़ने का मतलब है कि हमारी और आपकी जमा पूंजी पर असर पड़ेगा। जमा पूंजी पर असर पड़ने का मतलब है कि हमारी और आपकी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी और आपकी बचत ही बैंकों में रखी होती है। यह आरोप कि अडानी ग्रुप का बिजनेस बहुत सारे कर्जे पर टिका है, इस आरोप का जवाब देते हुए अडानी ग्रुप ने चार्ट पेश किया है। चार्ट में दिखाया है कि उसके साल 2016 में कुल कर्ज का 55% हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक का हुआ करता था। साल 2022 में घटकर 25% के पास पहुंच गया है, यानी कर्ज के मामले में पब्लिक सेक्टर यूनिट पर निर्भरता कम हुई है। इस पर जानकारों का कहना है कि इस तर्क में ज्यादा दम नहीं दिखता। साल 2016 के बाद से लेकर अब तक अडानी ग्रुप का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसे ऐसे समझिए कि पहले किसी के पास 10 बिल्डिंग बनाने का कारोबार था, अब उसके पास पूरे शहर की बिल्डिंग बनाने का कारोबार है, तो निश्चित तौर पर उसके फाइनेंस का दायरा बढ़ेगा। ऐसे में कर्ज भी कई जगहों से लिया जाएगा। मतलब 2022 में पब्लिक सेक्टर यूनिट से ली गई हिस्सेदारी अगर 25% है तो रकम उतनी ही नहीं होगी जितनी 2016 में थी। यानी अब भी आम लोगों का बहुत बड़ा निवेश बैंकों और एलआईसी के जरिए अधर में फंसा हुआ है। जानकारों का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप को सीधे चुनौती दे रहा है कि अगर उसके आरोपों में दम नहीं है तो अडानी ग्रुप उस पर अमेरिका की अदालत में कार्यवाही करे। इसका मतलब है कि 413 पन्ने में इधर उधर की बातें लिखकर वित्तीय बाजार का भरोसा अडानी ग्रुप में ढंग से मजबूत नहीं होने वाला। अडानी ग्रुप को चाहिए कि वह हिंडनबर्ग रिसर्च के हर एक सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढंग से जवाब दे। अपने पक्ष की मजबूती के लिए अमेरिका की अदालत में हिंडनबर्ग रिसर्च पर कानूनी मामला दर्ज करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वित्तीय बाजार का अडानी ग्रुप में भरोसा पैदा होना मुश्किल होगा। अभी तक तो लोग यही समझ रहे हैं कि अडानी ग्रुप राष्ट्रवाद कार्ड लेकर और 413 पन्ने में लोगों को उलझाकर अपने आरोपों से आनाकानी कर रहा है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।